हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार मेहर सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। और पिछले वीडियो में हमने इस दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था लघु बीजाणु जनन, और हम पहुंच चुके थे परागकण के निर्माण तक। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ विशेष तथ्यों के साथ। जो परागकोश में पराग चतुष्क बनते हैं, परागकण बनते हैं, वो कुछ पादपों में कुछ विशेष स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, और ये विशेष स्ट्रक्चर ही हम इन विशेष तथ्यों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेष स्ट्रक्चर है परागपिंड, जिसको अपने कहा जाता है पोलेनियम। तो ये परागपिंड या पोलेनियम होता क्या है? असंख्य परागकणों के मिलने से बनी विशेष संरचना को अपने पोलेनियम बोलते हैं। यानी यदि इस प्रकार से एक थैलेनुमा संरचना बने इस प्रकार से, और इसके अंदर भर जाएं असंख्य परागकण, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पोलेनियम कहलाती है। दोबारा सुन लो, असंख्य परागकणों के मिलने से बनी स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? पोलेनियम। एग्जाम्पल यदि पोलेनियम का देखा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आर्किड पादप का कुल ही ले लो, आर्किडेसी या एस्क्लीपिडिएसी। आर्किडेसी और एस्क्लीपिडिएसी कुल में भी इस प्रकार से अपने को परागपिंड या पोलेनियम देखने को मिलते हैं। दूसरा अपने देख रहे हैं संयुक्त परागकण। अब ये संयुक्त परागकण क्या स्ट्रक्चर होती है? इसके अंदर दो या दो से अधिक पराग चतुष्क परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो ये एक पराग चतुष्क है और इसके साथ कोई दूसरा पराग चतुष्क जुड़ जाए इस प्रकार से, तो इस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? संयुक्त परागकण बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पराग चतुष्क परस्पर जुड़ जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त परागकण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने देख रहे हैं ड्रोसेरा और टाइफा। तीसरा यदि अपने देखें, तीसरी विशेष स्ट्रक्चर जो कुछ पादपों में बनती है वो है बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पोलिस्पोरी। पोलिस्पोरी। तो बहुबीजाणुता या पोलिस्पोरी क्या चीज है? इसमें क्या होगा? एक चतुष्क में आमतौर पर 4 परागकण होते हैं, अपने को पता है, लेकिन यदि 4 से अधिक परागकण हो जाएं एक चतुष्क में, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बहुबीजाणुता या पोलिस्पोरी। और इसका एग्जाम्पल अपने पास है अमरबेल, जिसको कहा जाता है कस्कुटा भी। तो अमरबेल या कस्कुटा में अपने को देखने को मिलती है पोलिस्पोरी, जिसके अंतर्गत एक पराग चतुष्क में 4 से अधिक परागकण उपस्थित हो जाएंगे। तो ये कुछ विशेष संरचनाएं या विशेष तथ्य थे। कौन कौन से? परागपिंड, जिसको कहा जाता है पोलेनियम, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। पोलेनियम किसको कहेंगे? एक ऐसी संरचना जिसमें असंख्य परागकण उपस्थित हों, उसको अपने बोलते हैं पोलेनियम। जैसे आग के अंदर आर्किडेसी में, एस्क्लीपिडिएसी में अपने को पोलेनियम देखने को मिलते हैं। संयुक्त परागकण क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पराग चतुष्क परस्पर जुड़ जाएं तब उसको बोलते हैं संयुक्त परागकण, जैसे ड्रोसेरा और टाइफा। बहुबीजाणुता या पोलिस्पोरी क्या चीज होती है? नाम से स्पष्ट है। पोली का मतलब होता है बहुत, स्पोरी का मतलब लघु बीजाणु या स्पोर मान लो, परागकण कह दो उसको। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक परागकण हैं तब उसको अपने क्या बोलते हैं? पोलिस्पोरी कहते हैं। अब ये तो हो गए कुछ विशेष तथ्य। विशेष तथ्यों के पश्चात मैं आपको ले चलता हूं चतुष्क के प्रकार पर। कौन सा चतुष्क? पराग चतुष्क के प्रकार।
अब विभिन्न पादपों में जो ये चतुष्क होते हैं, इस चतुष्क में जो परागकण उपस्थित हैं, ये परागकण अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होकर एक विशेष स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना, ये चतुष्फलकीय संरचना ठीक वैसे ही जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर देखी है हीरे की स्ट्रक्चर जो कि चतुष्फलकीय होती है, इसी प्रकार से अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है उस पर जो 4 सिंहें की स्ट्रक्चर है जो आपने 1 रुपए के सिक्के पर भी देखी होंगी, उन 4 सिंहों को आप कहीं से भी देख लीजिए या हीरे के स्ट्रक्चर को आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको केवल 3 दिखाई देती हैं। चौथा फलक जो होता है, चौथी सतह जो होती है वो उसके पीछे छिप जाती है, तीनों के पीछे चौथी सतह अपने को दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी परागकण व्यवस्थित होते हैं। जैसे यदि ये चतुष्क बनाया जाए तो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, स्ट्रक्चर इस टाइप की बनेगी। आपको देखने को लग रहा होगा कि ये सारे एक ही सतह के अंदर 3 अपने को दिखाई दे रहे हैं, चौथा इसके अंदर बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। ये एक फलक है इस साइड में, ये दूसरा फलक है इस साइड में, तीसरा फलक जो है वो नीचे की तरफ है और चौथा फलक जो वो इसके पीछे की तरफ है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक नीचे हो गया और एक इस साइड हो गया। इस प्रकार से 4 परागकण व्यवस्थित होते हैं, लेकिन चौथा परागकण अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर और ये अपने को पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो अधिकांश द्विबीजपत्री जो है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्क में 4 परागकण कैसे व्यवस्थित होंगे, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होंगे। दूसरे प्रकार के चतुष्क जो है वो है समद्विपार्श्वीय चतुष्क। समद्विपार्श्वीय चतुष्क की स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार से। चारों परागकण इस प्रकार से चतुष्क में व्यवस्थित होंगे। तो आप चाहे आगे से देख लो चाहे पीछे से देख लो, ये अपने को ठीक इसी प्रकार के दिखाई देंगे, यानी समद्विपार्श्व, दोनों पार्श्व, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, दोनों पार्श्व जो है वो कैसे होते हैं, सम होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री पादपों में चतुष्क किस प्रकार के दिखाई देते हैं, अपने को समद्विपार्श्वीय स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। और द्विबीजपत्री में कैसे दिखाई देते हैं, चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ विशेष चतुष्क और भी अपने पास, ये तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की चर्चा हो गई। तीसरे प्रकार का विशेष चतुष्क है क्रोशित। तीसरे प्रकार का विशेष चतुष्क कौन सा है, क्रोशित है। इस क्रोशित के अंदर क्या होता है, दो परागकण, टोटल कितने परागकण अपने पास चतुष्क में, 4 परागकण है। तो दो परागकण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे 2 परागकण ऐसे हो गए, 2 परागकण उसके नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। सामने से देखने पर कितने दिखाई देंगे, 3, चौथा उसके नीचे यहां पर रहेगा ऐसे। तो 2 ऐसे हो गए, 2 उसके नीचे इस प्रकार से, तो ये ऐसे तो 90 डिग्री का कोण नहीं बन गया क्या। यहां पर यदि चित्र बनाए तो एक परागकण ऐसे, दूसरा उसके बराबर, 2 परागकण ऐसे हो गए समांतर ऐसे, 2 उसके नीचे ऐसे होंगे। तो एक परागकण यहां पर बना दिया और दूसरा परागकण इसके पीछे स्थित होता है, यानी इस टाइप से ऐसे, ठीक है। तो दूसरा इसके पीछे स्थित है इसलिए दिखाई नहीं देगा। तो क्रोशित में क्या होता है, दो परागकण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा मैग्नोलिया। तो मैग्नोलिया प्लांट जो है उसके अंदर अपने को पराग चतुष्क कैसे दिखाई देते हैं, क्रोशित रूप में दिखाई देते हैं। अब यदि चौथा प्रकार देखा जाए
तो वो होता है टी आकार का। अब हम कौन सा चतुष्क देख रहे हैं? टी आकार का चतुष्क देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? दो परागकण तो अनुप्रस्थ रूप में इस प्रकार से, दो परागकण तो अनुप्रस्थ रूप में इस प्रकार से, और शेष जो दोनों बचेंगे वो एक दूसरे के साथ अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित होंगे। एक अनुदैर्घ्य का मतलब एक दूसरे के नीचे, इस प्रकार से, इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बन रही है? टी आकार की स्ट्रक्चर बन रही है। दो तो अनुप्रस्थ हो गए ऊपर वाले, और दोनों इसके नीचे कैसे हो गए? अनुदैर्घ्य एक दूसरे के नीचे। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? टी आकार की स्ट्रक्चर बनेगी इस चतुष्क की। और ये एग्जाम्पल अपने को इसमें देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया। एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिल गया अपने को? एरिस्टोलोकिया। अब यदि पांचवा अपने देखें तो वह है रेखिक प्रकार का। कौन सा हो गया? रेखिक प्रकार। नाम से स्पष्ट है, एक पंक्ति में एक रेखा में स्थित होंगे, चारों के चारों एक दूसरे के ऊपर नीचे, इस प्रकार से। कैसे स्ट्रक्चर बन सकती है? ऐसे, इस प्रकार से चारों एक पंक्ति में स्थित होते हैं इस चतुष्क में। और चारों जब एक पंक्ति में होंगे तो अब इसको कहेंगे रेखिक। और इसकी एग्जाम्पल यदि अपने देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगी हेलोफिला। हेलोफिला दोबारा देख लो। तो चतुष्क कितने प्रकार के हो गए? परागकणों की व्यवस्था के आधार पर 5 प्रकार के हो गए। सबसे पहला चतुष्क कौन सा हो गया? चतुष्फल के संरचना द्विबीजपत्री में। फिर हो गया समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री में। फिर क्रोशित मैग्नोलिया में। क्रोशित में कैसी व्यवस्था होती है? दो तो इस प्रकार से और दो इसके नीचे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी दो दो परागकण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित होंगे। एग्जाम्पल मैग्नोलिया हो गया। टी आकार का चतुष्क जिसमें दो तो अनुप्रस्थ ऐसे और दो उसके नीचे अनुदैर्घ्य इस प्रकार से, तो वो स्ट्रक्चर हो गई किसकी? टी आकार की। एग्जाम्पल हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। और लास्ट हो गया पांचवा टाइप रेखिक, जिसमें चारों के चारों एक पंक्ति में स्थित होते हैं, और एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोफिला। नया टॉपिक जिसमें हम देखेंगे परागकोश का सफुटन। परागकोश का सफुटन। यहां जो ये सफुटन शब्द है, इस सफुटन का मतलब क्या होता है? तड़कना, फूटना या दरार उत्पन्न होना। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है अपने को, सफुटन, फूट जाना, विस्फोटित हो जाना। लेकिन यदि इसकी परिभाषा बनाएं और इसके भावार्थ को यदि स्पष्ट करें तो वो क्या होगा कि परागकोश में होने वाली वह घटना जिसके अंतर्गत उसके भीतर भरे परागकण बाहर वायुमंडल में वितरित हो जाएं, वायुमंडल में बिखर जाएं, उस घटना को हम अपने बोलते हैं परागकोश का सफुटन। यानी इसमें क्या होगा? अपने परागकोश की अनुप्रस्थ काट पहले से ही पता है, हम पहले देख चुके हैं परागकोश की अनुप्रस्थ स्ट्रक्चर इस प्रकार की थी। और परागकोश की अनुप्रस्थ स्ट्रक्चर में आपको लेयर कितनी दिखाई दी थी? टोटल कितनी लेयर थी? 4 लेयर थी। और उनके अंदर क्या थी? लघु बीजाणु धानी। इस प्रकार से एक परागकोश द्विपालित होता है और उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। और भित्तियां कितनी होती हैं? भित्ति कितने स्तरीय होती है? 4 स्तरीय होती है। ये था। अब सफुटन की घटना के अंतर्गत होगा क्या? परिभाषा आप जान चुके हो कि परागकोश में होने वाली वह घटना जिसके अंतर्गत उसके भीतर भरे सारे परागकण बाहर निकल जाएं, वायुमंडल में वितरित हो जाएं, उस घटना को अपन बोलते हैं सफुटन। आखिर ये होगा कैसे? यदि इसकी प्रक्रिया को समझा जाए, इसकी क्रियाविधि को समझा जाए तो वो क्या है कि सबसे पहले टेपिटम और मिडल लेयर ये पोषण हेतु नष्ट हो जाती है। भीतरी दोनों परतें अपने पहले से इनके कार्य मैंने आपको बता दिए हैं कि भीतरी दोनों परतें मिडल लेयर और टेपिटम क्या काम करती हैं? परिवर्धनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, और ये पोषण देते देते नष्ट हो जाती है।
जब तक एक परागकोश परिपक्व होता है, उसके भीतर परागकण पूर्ण रूप से निर्मित होते हैं, तब तक मिडल लेयर और टेपिटम पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। ये भी तो टेपिटम ही होती है जो चारों तरफ से घेरती है, ये नष्ट हो जाती है। साथ ही जो इन दोनों पोलन सैक के बीच में संयोजी ऊतक होता है, इस प्रकार से जो इन दोनों पोलन सैक को डिवाइड करता है, उनके बीच में भित्ति का निर्माण करता है, वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब इस पाली के भीतर जितने भी परागकण हैं वो सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे, एक जगह पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी ऊपर वाली लघु बीजाणुधानी और नीचे जो लघु बीजाणुधानी है, उन दोनों में भरे हुए परागकण परस्पर मिल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का पट अब नहीं रहता। तो जब तक एक परागकोश परिपक्व होता है, एक परिपक्व परागकोश में आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, मिडल लेयर और टेपिटम, यानी भीतरी दोनों परतें नष्ट होगी। साथ ही जो एक पाली की दो लघु बीजाणुधानियों के बीच में जो पट था, संयोजी ऊतक था, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और परागकण इस प्रकार से दोनों लघु बीजाणुधानियों के आपस में एक जगह पर आकर ठसाठस भर जाते हैं, बीच में कोई इसके भीति नहीं रहती है। बाहर केवल दो परतें हैं, एपिडर्मिस और मिडल लेयर, अर्थात स्फुटन में केवल दो परतों का योगदान होगा। जब एक परागकोश परिपक्व होता है तब तक केवल दो ही परतें बचती हैं, तो स्फुटन में दो ही परतों का योगदान होगा। कौन कौन सी, बाहर वाली एपिडर्मिस और उसके ठीक नीचे उपस्थित एंडोथीसियम। और यहां पर इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो स्फुटन में किसका होता है, एंडोथीसियम का होता है। ये मान लो एंडोथीसियम है, ठीक है। एंडोथीसियम में आप इसकी स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं कि इस एंडोथीसियम की कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों में अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। और जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब ये अल्फा सेलुलोज नमी को ग्रहण किए हुए रहता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो अल्फा सेलुलोज से नमी निकल जाती है, जल का ह्रास हो जाता है। और जैसे ही एंडोथीसियम की कोशिकाओं से जल का ह्रास होता है तो जल की कमी से ये सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। ये मान लो एंडोथीसियम की कोशिकाएं हैं, ये क्या होगी, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगी, खिंचाव उत्पन्न इनमें होना शुरू हो जाएगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए कि एंडोथीसियम की कोशिकाओं में वह स्थान जहां पर दरार बननी है, जहां से स्फुटन होना है, ध्यान रखें ये निश्चित स्थल होता है स्फुटन का। तो परागकोश का स्फुटन जहां से होना है वहां की कोशिकाएं अपेक्षाकृत कुछ बड़ी होती हैं, और उन बड़ी कोशिकाओं को ओस्ट कोशिकाएं या स्टोमियम सेल्स कहा जाता है। यहां पर ये मान लो ये कुछ बड़ी कोशिकाएं हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, ओस्ट कोशिकाएं या स्टोमियम कह सकते हैं। इसी प्रकार से इधर भी होगा ओस्ट कोशिकाएं या स्टोमियम। हम तो देख एक तरफ रहे हैं, क्रिया दोनों तरफ होगी, ये भी तो संस्फुटित होगा। तो ये ओस्ट कोशिकाएं हैं जहां से दरार बनेगी, जहां से परागकोश का स्फुटन होगा। दोबारा सुन लो प्रक्रिया में क्या हुआ। सर्वप्रथम जब एक परागकोश परिपक्व होता है तो उसके भीतर की दोनों लेयर, मिडल लेयर और टेपिटम, नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक पाली की दो लघु बीजाणुधानियों के बीच में जो पट होता है वो भी नष्ट हो जाता है, और उनके परागकण आपस में एक स्थान पर आ जाते हैं। लेयर कितनी बची परिपक्व परागकण में, दो। परिपक्व परागकोश में दो लेयर बची, कौन कौन सी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। सबसे ज्यादा रोल जो होगा वो किसका होगा, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम में भी किसका रोल होगा, इन ओस्ट कोशिकाओं का या स्टोमियम का। ये रही ओस्ट सेल्स, जिसको कहा जाता है स्टोमियम सेल्स। तो सबसे पहले जब अल्फा सेलुलोज से नमी का ह्रास होगा तब एंडोथीसियम की कोशिकाएं सिकुड़ना प्रारंभ कर देंगी इस तरह से, और जब ये कोशिकाएं सिकुड़ेंगी तब इन ओस्ट कोशिकाओं पर दबाव पड़ेगा, और ओस्ट कोशिकाओं पर दबाव पड़ने के कारण ये ओस्ट कोशिकाएं अंदर की ओर इस प्रकार से अंतर्वलित हो जाएंगी। जब ओस्ट कोशिकाओं पर खिंचाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाएंगी, और जैसे ही अंदर की ओर अंतर्वलित होंगी यहां पर एक दरार बन जाएगी, एक
खालिस्तान बन जाएगा। और इस दरार से चूंकि अंदर परागकण ठसाठस भरे हुए हैं, बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, जैसे ही दरार बनेगी बढ़ते ही अंदर जो भरे हुए परागकण वो विस्फोट के साथ बाहर निकलेंगे, इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगे। और परागकणों के परागकोश से बाहर निकलने की घटना ही क्या कहलाती है? परागकोश का स्फुटन कहलाती है। तो ये हुआ परागकोश का स्फुटन। स्फुटन को एक दो बार दोबारा देख लीजिएगा। अब परागकोश का स्फुटन जो है, मैंने आपको बताया ये एक निश्चित तरीका होता है, एक निश्चित स्थल से स्फुटन होता है, और उस आधार पर हम कुछ विशेष प्रकार के स्फुटन देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला स्फुटन है अनुप्रस्थ स्फुटन। ये अनुप्रस्थ स्फुटन क्या चीज है? यानी जो दरार बनेगी वो कैसे बनेगी? अनुप्रस्थ बनेगी। कैसे? ये मान लो परागकोश है, ये परागकोश का अक्ष है या पूतंतु है, इसे अक्ष कह दो या पूतंतु कह दो, बात एक ही है। यदि परागकोश में बनने वाली दरार या परागकोश का स्फुटन इस अक्ष के लंबवत हो, इस प्रकार से लंबवत यदि ये अक्ष है, ये अक्ष है, और यदि इसके लंबवत इस प्रकार से स्फुटन हो तो वो कैसा स्फुटन कहलाता है? अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तुलसी पादप। तुलसी में परागकोश का स्फुटन कैसे होता है? अनुप्रस्थ रूप से होता है। दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं अनुदैर्घ्य स्फुटन। अनुप्रस्थ का ठीक उल्टा क्या होगा? अनुदैर्घ्य होगा। जैसे मान लो ये परागकोश है, ये परागकोश है, ये इसका अक्ष या पूतंतु हो गया। यदि इस अक्ष के समांतर स्फुटन हो इस प्रकार से, यदि स्फुटन इस प्रकार से अक्ष के बिल्कुल समांतर, ऐसे ही अक्ष है और ऐसे ही क्या हो जाए? स्फुटन हो जाए, तो वो कैसा स्फुटन कहलाएगा? अनुदैर्घ्य स्फुटन कहलाएगा। और ये अनुदैर्घ्य स्फुटन दिखाई देता है अपने को धतूरे में और कपास में। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? धतूरा और कपास। अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल तुलसी और अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल धतूरा और कपास। इसके बाद यदि अपने और एग्जाम्पल देखें इस टाइप से, तो तीसरे प्रकार का स्फुटन होता है छिद्र द्वारा। यानी इस प्रकार के स्फुटन में दरार नहीं बनेगी, परागकोश में छिद्रों का निर्माण होगा। जैसे ये परागकोश है, इस परागकोश की दोनों पालियों के शीर्ष पर एक या दो छिद्र बन जाएंगे इस टाइप से, और परागकण इन्हीं छिद्रों से होकर बाहर निकलेंगे। तब यह स्फुटन किस प्रकार का कहलाएगा? छिद्र में स्फुटन कहलाएगा। और यह छिद्र में स्फुटन दिखाई देता है मकोए में। छिद्र में स्फुटन किसमें दिखाई देता है? मकोए में। चौथे और लास्ट टाइप का स्फुटन है कपाट द्वारा। नाम से स्पष्ट हो गया, अब स्फुटन किसके द्वारा होगा? कपाट के द्वारा होगा। यानी परागकोश में अब क्या बनेंगे? कपाट या ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे इस टाइप से ये परागकोश हो गई, दोनों पालियां हो गई, ये अक्ष हो गया, इस प्रकार से इनमें ढक्कन बन जाएगा यहां पर इस टाइप से। और ढक्कन के द्वारा ऐसे ये परागकोश है, ऐसे ढक्कन बन गया, और ढक्कन के द्वारा क्या होगा? ऐसे ढक्कन बन गया, ढक्कन के द्वारा परागकण बाहर निकलेंगे। और ऐसा स्फुटन अपने को देखने को मिलता है बारबेरी नामक पादप में। इस पादप में एग्जाम्पल कौन सा है? कपाटीय स्फुटन का बारबेरी। तो ये चार टाइप से परागकोश का स्फुटन हो सकता है। कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले अनुप्रस्थ, जिसमें अक्ष के लंबवत स्फुटन होगा, दरार बनेगी, एग्जाम्पल हो गया तुलसी। दूसरा हो गया अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में अक्ष के समांतर स्फुटन होगा। तीसरा हो जाएगा अपने छिद्र में, जिसमें शीर्ष के ऊपर एक या दो छिद्र बनेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा मकोए। और लास्ट हो जाएगा कपाटीय,
जिसमें दोनों पालियों पर एक एक कपाट बन जाएंगे और उससे परागकण बाहर निकलेंगे और एग्जाम्पल हो जाएगा बारबेरी। तो ये हो गया जी परागकोश का स्फुटन। आज भी मेरा वीडियो बीच में पॉज हो गया था, बीच में मोबाइल हैंग हो गया था। ये मेरा दूसरा प्रयास चल रहा है वीडियो बनाने के लिए। अब यदि अपने नेक्स्ट टॉपिक देखें, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले अपने इस पाठ में देखा पुष्प की स्ट्रक्चर, चारों उसके भाग देखे, कौन कौन से भाग पुष्प में पाए जाते हैं, जिसमें बाह्य दल, दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायान। फिर हमने शुरू किया पुमंग। पुमंग का प्रत्येक सदस्य कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर की स्ट्रक्चर देखी, हमें पता चला कि पुंकेसर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है परागकोश। परागकोश में ही पाए जाते हैं परागकण, या जिसे अपने कहते हैं लघु बीजाणु। चूंकि परागकोश सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने उसकी अनुप्रस्थ काट देखी। अनुप्रस्थ काट में अपने को दिखाई दिया कि परागकोश 4 भित्ति वाला होता है। इसकी भित्ति जो होती है वो 4 स्तरीय होती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर 2 नंबर पर एंडोथीसियम, 3 नंबर पर मिडल लेयर और 4 नंबर पर टेपिटम। और इन चारों के हमने कार्य भी देखे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो किसके थे? टेपिटम के थे। और आज हमने क्या क्या देख लिया? परागकोश के अनुप्रस्थ काट के पश्चात हमने लघु बीजाणु जनन देखा था। हमने देखा कि किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी की मर्दूतकीय कोशिकाओं के द्वारा परागकण निर्मित होता है। परागकण निर्माण के दौरान पराग चतुष्क बना। हमने देखा कि किस किस प्रकार के पराग चतुष्क होते हैं। 5 टाइप के पराग चतुष्क भी हमने देखे। कौन कौन सी स्ट्रक्चर लिए होते हैं? चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय के पश्चात क्रोशित, समद्विपार्श्वीय है। इसके अलावा और भी हमने टोटल 5 टाइप की स्ट्रक्चर वहां पर देख ली थी। फिर हमने देखा कि जो 4 लघु बीजाणु धानियां हैं, वो जब परागकोश पूर्ण बन जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो एक पाली की दोनों लघु बीजाणु धानियां परस्पर मिल जाती हैं और मिडल लेयर और टेपिटम नष्ट हो जाती है। फिर हमने देखा कि परागकोश के स्फुटन में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो एपिडर्मिस और दूसरी एंडोथीसियम लेयर का ही होता है, क्योंकि मिडल लेयर और टेपिटम तो नष्ट ही हो गई थी। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से स्फुटन होता है और अलग अलग पादपों में कौन कौन से टाइप से स्फुटन हो सकता है। टोटल 4 टाइप हमने यहाँ पर देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, और वो टॉपिक है अपना परागकण की स्ट्रक्चर। अब स्फुटन के द्वारा ये परागकण निकल चुके हैं बाहर, और हम अब परागकण को लेकर देख रहे हैं कि परागकण होता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। परागकण, जिसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? लघु बीजाणु। तो इसकी संरचना अपने देखने जा रहे हैं। परागकण या लघु बीजाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये अपने को देखना है। तो परागकण जो होता है वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी बनाई जा सकती है। लगभग गोलाकार होता है ये, और बाहर वाली जो लेयर होती है इसकी, इसमें 2 चोल पाए जाते हैं, 2 आवरण इसमें पाए जाते हैं। भीतर वाला आवरण तो इस प्रकार से चिकना आवरण होता है। भीतर वाला आवरण कैसा होता है? चिकना। लेकिन बाहर वाला आवरण जो होता है वो इस प्रकार से लहरदार या खुरदरापन लिए हुए होता है। और ये 2 चोल हो गए, इसको अपने क्या बोलेंगे? बाह्य चोल। परागकण का ये कौन सा चोल हो गया? बाह्य चोल। इसको अपने बोलेंगे अंतः चोल। 2 चोल हो गए, चोल का मतलब आवरण, 2 आवरण हो गए, बाह्य चोल और भीतरी चोल। और इनके भीतर पाया जाता है एक केंद्रक। ये इनका द्युद्रव्य हो गया। है तो ये कोशिका ही ना, परागकण है तो कोशिका ही। अब परागकण की यदि विशेषता देखें, कैसा होता है परागकण, उसका बाह्य चोल कैसा होता है, अंतःचोल कैसा होता है, तो आपको बता दें परागकण कैसा है? एक कोशिकीय। दिखाई दे रहा है आपको? एक कोशिकीय ही है। कितने आवरण होते हैं इसमें? 2 आवरण युक्त। कितने आवरण होते हैं इसमें? 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य चोल, दूसरा अंतःचोल।
इसके पश्चात इसका केंद्रक यदि देखा जाए तो अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा होता है इसका? अगुणित। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इस परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण हमने देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। याद कीजिए, लघु बीजाणु जनन, उसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से पराग चतुष्क बना था और फिर कैलेज एंजाइम के द्वारा परागकण बने थे। तो अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है ना इसके लिए, तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इसलिए इसका केंद्र कैसा होगा? अगुणित होगा, अचल होता है। कैसा होता है ये? अचल होता है परागकण। परागकण कभी भी खुद चलकर स्त्री के स्तर तक नहीं पहुंचेगा, ये किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुंचेगा, जिसे हम देखेंगे परागण या पोलिनेशन की क्रिया के अंतर्गत। ये अगले पाठ की बात है। तो कैसा होता है परागकण? अचल, अगुणित, 2 आवरण युक्त और 1 कोशिकीय। यदि इसके आवरण को देखा जाए तो बाहर वाला आवरण कैसा होता है? स्पोरोपोलेनिन युक्त होता है। स्पोरोपोलेनिन युक्त। याद कीजिए टेपिटम के कार्य, आपको बताया गया था कि टेपिटम जो होती है वो प्रोयूबिस पिंड, जो कि वसीय पिंड होते हैं, उनका निर्माण करती है, और प्रोयूबिस पिंड के साथ मिल जाता है स्पोरोपोलेनिन, तो उसे हम कहते हैं यूबिस पिंड। टेपिटम किसको स्रावित करती है? यूबिस पिंड को स्रावित करती है, और वो यूबिस पिंड परागकण के बाह्य चोल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी बाह्य चोल का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? टेपिटम के द्वारा स्रावित यूबिस पिंडों के द्वारा हुआ है। और चूंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन युक्त यूबिस पिंड आए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी बाह्य चोल कौन से कार्बनिक पदार्थ युक्त होती है? स्पोरोपोलेनिन कार्बनिक पदार्थ युक्त होती है। और आपको बता दूं कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भौतिक बल के द्वारा या किसी जैविक बल के द्वारा, किसी भी एंजाइम के द्वारा, किसी भी जीव द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता। दोबारा सुन लो, स्पोरोपोलेनिन जो कि परागकण की बाह्य चोल में पाया जाता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी भी भौतिक बल के द्वारा, यानी ताप, दाब, वर्षा, किसी के द्वारा, या जैविक बल जैसे कि सूक्ष्म जीव, एंजाइम या कोई भी और अपघटक हो, किसी के द्वारा ये आसानी से अपघटित नहीं होता। और यही कारण है कि जीवाश्म में सबसे ज्यादा जीवाश्म किसके पाए जाते हैं? परागकणों के पाए जाते हैं, जो कि लाखों सालों तक जमीन में दबे रह सकते हैं। और उसके पीछे कारण किसका है? स्पोरोपोलेनिन युक्त बाह्य चोल का कारण है, जिससे वो आसानी से नष्ट नहीं होते। तो आप कहोगे कि जी परागकण का अंकुरण कैसे होगा? ये चोल तो अपघटित हो ही नहीं सकता, बाह्य चोल, तो परागकण अंकुरित कैसे होगा? तो आपको बता दें, इसकी बाह्य चोल जो है उसमें कुछ स्थान ऐसे पाए जाते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, और उन स्थानों को अपने कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र परागकण की बाह्य चोल में उपस्थित ऐसे स्थल जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, उसको अपने बोलते हैं जनन छिद्र। ये रहे जनन छिद्र आपके सामने है। यदि एक बीजपत्री है तो उसमें एक जनन छिद्र होगा, और द्विबीजपत्री है तो 3 जनन छिद्र होंगे, 2 नहीं 3 जनन छिद्र होंगे। एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र और द्विबीजपत्री में कितने? 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जहां से परागकण अंकुरित होता है। ठीक है। भीतरी चोल की यदि बात की जाए तो अंतः चोल जो होती है वो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से निर्मित होती है। अंतः चोल किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। और यह अंतः चोल ही होती है जो पराग नली के रूप में अंकुरित होगी। यानी परागकण का जो अंकुरण होगा उसमें जो नली बनेगी, पराग नली जिसको अपने बोलते हैं, वो पराग नली वास्तव में कौन होगी? अंतः चोल होगी। सेल्यूलोज या पैक्टिन से बनी हुई अंतः चोल ही पराग नली के रूप में अंकुरित होती है। ठीक है। तो ये होगी परागकण की
स्ट्रक्चर, एक सामान्य परागकण कैसा होता है उसकी स्ट्रक्चर। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अपने लिए नर युग्मकोद्भिद व उसका परिवर्धन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद व उसका परिवर्धन, और साथ में इसी टॉपिक के अंतर्गत अपने देखेंगे नर युग्मकों का निर्माण। अभी तक नर युग्मक नहीं आए हैं, मैंने आपको कहा था कहां पर चलना है अपने को, नर युग्मक तक चलना है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, नर युग्मकोद्भिद, उसका परिवर्धन व नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण, ये चीज अपने को देखनी है इसमें, और ये चीज जैसी होगी अपना आधा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नर युग्मकोद्भिद क्या चीज होती है। नाम देखो, युग्मकोद्भिद यानी ऐसी संरचना जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। कौन सा युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, यानी ऐसी संरचना जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है उसको अपने बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। अब होता क्या है नर युग्मकोद्भिद, अंकुरित परागकण को, अंकुरित परागकण को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। ध्यान रखिएगा, अंकुरित परागकण या अंकुरित लघु बीजाणु को अपने क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अब इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, नर युग्मकोद्भिद कैसे परिवर्धित होगा, ये मैं आपको चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, और उसके साथ ही अपने देखेंगे नर युग्मकों का निर्माण। अब परीक्षा के अंदर आपको चित्र याद होने चाहिए, पूरा टॉपिक पूरी रामगाथा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कहानी पता है, चित्र पता है, तो आप जैसे जैसे चित्र में हो रहा है वैसे वैसे लिखते चलिए, प्रत्येक स्टेप का एक चित्र बन जाएगा। तो अपने मैं आपको चित्रों के माध्यम से ये क्लियर कर रहा हूं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये हो गया जी सबसे पहले एक सामान्य परागकण, जिसमें ये हो गया इसका केंद्रक, ठीक है। ये सामान्य परागकण है, यानी अपरिपक्व परागकण। अभी अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखी थी, जो एक कोशिकीय स्ट्रक्चर थी, वो किसकी थी, अपरिपक्व परागकण की स्ट्रक्चर थी, जो कि प्रस्फुटन के तुरंत पश्चात अपने को प्राप्त हुई थी। यह था अपरिपक्व परागकण। अब कुछ ही समय पश्चात क्या होगा, जैसे ही ये परागकोश में अपरिपक्व परागकण निर्मित होता है, तो परागकोश में ही ये इसकी अंतःचौल होगी, ये इसकी बाह्य चौल होगी, ठीक है। इसका केंद्रक जो है, केंद्रक कैसा होता है इसका, अगुणित। अपने को पता है ना परागकण का केंद्र कैसा होता है, अगुणित। तो अगुणित परागकण का ये केंद्रक एक असमान विभाजन करता है, असमान समसूत्री विभाजन। दोबारा सुन लो, अपरिपक्व परागकण का जो कायिक केंद्रक है वो असमान समसूत्री विभाजन करता है। असमान समसूत्री विभाजन मतलब एक केंद्रक तो बड़ा बनेगा और दूसरा केंद्रक कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जो बड़ा केंद्रक बनेगा होते ये दोनों ही कैसे हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए दोनों ही कैसे होंगे, अगुणित होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा केंद्रक है उसको अपने बोलते हैं कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, और जो छोटे वाला है उसको अपने बोलेंगे जनन केंद्रक। छोटे वाले को क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक। बड़े वाले को कायिक केंद्रक और छोटे वाले को बोलते हैं जनन केंद्रक। अब कुछ ही समय में इन दोनों केंद्रकों के बीच
एक पट का निर्माण हो जाए। ये बड़ा कायिक केंद्रक हो गया, ये छोटा जनन केंद्रक हो गया, और इन दोनों के बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। और जैसे ही भित्ति बनती है तो ये दो कोशिकीय अवस्था आ गई, एक कोशिका इसमें केंद्रक और दूसरा इसमें केंद्रक। अब परागकण की कैसी स्ट्रक्चर आ चुकी है? द्विकोशिकीय अवस्था। आपसे यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि परागकोश से परागकण किस अवस्था में बाहर निकलते हैं, तो आप बोलोगे द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। परागकोश से परागकण के उत्सर्जन की यानी स्फुटन की अवस्था कौन सी होती है? दो कोशिकीय अवस्था, जिसमें एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका होती है और दूसरी कोशिका छोटे वाली जनन कोशिका होती है। ठीक है, अब देखो अब क्या आगे क्या होगा। इसके पश्चात जो जनन केंद्रक है यहां पर, ये जनन केंद्रक, ये जीवद्रव्य बना देते हैं इसके बीच में, ये इसका अलग जीवद्रव्य, ये इसका अलग जीवद्रव्य। अब ये जनन केंद्रक जो है ये अपनी स्वयं की अलग से भित्ति निर्मित कर लेता है। ये तो कायिक कोशिका थी ही, इसके नीचे ये जनन केंद्रक था। अब जनन केंद्र क्या करता है? अपने स्वयं की एक भित्ति निर्मित कर लेता है। इस प्रकार से अपनी स्वयं की एक भित्ति निर्मित कर लेता है, और स्वयं की भित्ति इस प्रकार से निर्मित करता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लेंस के आकार की स्ट्रक्चर हो जाती है। स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है इसकी? लेंस के आकार की स्ट्रक्चर होती है जनन कोशिका की। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? कायिक कोशिका, कायिक सेल। अंकुरण वास्तव में किसका होता है? कायिक सेल का होता है। जो आपको कहा था कि परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करेगा, वो पराग नलिका वास्तव में कौन बनाती है? कायिक कोशिका बनाती है। दूसरी हो गई जनन कोशिका। दूसरी कौन सी हो गई? जनन कोशिका। ये जनन कोशिका सबसे पहले लेंस के आकार की होती है। लेंस के पश्चात इसकी थोड़ी देर पश्चात ही इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? गोलाकार। और फिर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? क्रीमी रूपी हो जाएगी, यानी एक लंबे कीड़े के समान इसकी आकृति हो जाएगी। ये जनन कोशिका ही वो कोशिका है जो आगे चलकर नर युग्मकों को निर्मित करने वाली होती है। अब इस कोशिका की अवस्था में ये भी द्विकोशिक अवस्था थी, ये भी कैसी अवस्था है? द्विकोशिक अवस्था है। इस अवस्था में ये कहां पर चले जाते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी ज्यादातर जो परागण होता है वो दो कोशिक अवस्था में होता है, जिसमें एक कोशिका कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी? जनन कोशिका। अब ये जनन कोशिका की अवस्था में, ये दो कोशिका अवस्था में कहां पर चला गया? परागण की क्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चला गया। यानी यहां तक की क्रिया तो कहां पर हो रही थी? परागकोश में। और इसके बाद की आगे की क्रिया कहां पर होगी? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर संपन्न होगी। कैसे? जैसे ये वर्तिकाग्र पर जाएगा, ये देख लो, ये ऊपर कायिक कोशिका है, नीचे ये अब क्रीमी रूप में, अब किस रूप में बनाई मैंने इसको? क्रीमी रूप में। पहले ये कैसी थी? जनन कोशिका, लेंस की आकृति की थी, उसके पश्चात गोलाकार हुई, और उसके पश्चात ये कैसी हो गई थी? अंत में तीसरी स्ट्रक्चर कैसी बनी इसकी? क्रीमी रूपी स्ट्रक्चर बन गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? क्रीमी रूपी जनन कोशिका। ये क्या होगी? क्रीमी रूपी जनन कोशिका। ऊपर वाली कायिक कोशिका, नीचे वाली क्रीमी रूपी जनन कोशिका। अब ये क्या करती है? चूंकि ये कहां पर पहुंच चुकी है? वर्तिकाग्र पर पहुंच चुकी है। अब स्त्री केसर इसे पोषण, इसे नमी और भी एंजाइम, हार्मोन सब कुछ इसे प्रदान करता है। यानी आगे का पोषण और जल इसे कहां से प्राप्त होगा? वर्तिकाग्र से प्राप्त होगा। और ये पोषण लेते हुए इसके भीतर की जो कायिक कोशिका, अब ध्यान से देखिए, ये सारी कायिक कोशिका है, और कायिक कोशिका के भीतर कौन तैर रही है? कायिक कोशिका के भीतर कौन तैर रही है? जनन कोशिका एक क्रीमी रूपी में तैर रही है। अब क्या होगा? यहां पर मान लो ये जनन छिद्र है, ठीक है,
इस सभी में हम यहाँ पर जनन छिद्र बना देते हैं, क्योंकि बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तो एक, द्विबीजपत्री तो कितने, 3। आगे क्या होगा, अब यहां पर देखो, जैसे ये पोषण वगैरह प्राप्त करेगी तो इसके भीतरी चोल जो है अंतःचोल, जो कि किसका हिस्सा है, कई कोशिका का हिस्सा है अंतःचोल। अब ये अंतःचोल धीरे 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 वृद्धि करते हुए एक नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है। कायिक कोशिका एक नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है, और इस ये जो नलिका है जो बाहर निकली, इसको बोलते हैं परागनली। क्या बोलते हैं, परागनली। एक बार फिर से सुन लो, परागनली का निर्माण किसने किया है, अंतःचोल ने। अंतःचोल किसका हिस्सा है, कायिक कोशिका का हिस्सा है। तो अंतःचोल या कायिक कोशिका परागनली के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है, और इस नलिका के निर्माण को हम कहते हैं परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण हो चुका है, परागकण का अंकुरण। और इस अंकुरित परागकण को ही अपने बोलते हैं, अंकुरित परागकण को ही अपने क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद। यानी अंकुरित परागकण ही वो स्ट्रक्चर होती है जिससे नर युग्मकों का निर्माण होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ठीक है। अब अपने ये अंकुरित परागकण हो गया, ये परागनली बन रही है। यहां पर ये कौन तैर रहा है, कृमि रूप में जनन कोशिका तैर रही है। अब ये कृमि रूपी ये कायिक कोशिका होगी ऊपर। अब ये जनन कोशिका जो कृमि रूप में उपस्थित है, जनन कोशिका, ये अब किस में आ जाएगी, परागनली में आ जाएगी। कृमि रूपी जनन कोशिका अब कहां पर आ गई, यहां से परागनली में आ चुकी है। कहां पर आ चुकी है, परागनली में। और अब आपको पता चला होगा इसका कृमि रूप क्यों बना, ताकि ये परागनली में आसानी से गमन कर सके। एक कीड़ा एक नली में आसानी से चल सकता है ना, तो आसानी से ये उसको पार कर सके, इसलिए इसका रूप कैसा हुआ है, कृमि रूप हुआ है। अंत में यदि अपने देखें इसके बाद की स्ट्रक्चर, तो ये परागकण जो अंकुरित हो चुका है, यहां मैं इसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। थोड़ा बड़ा बन रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिखाई दे। अब यहां पर ये पराग जनन कोशिका जो आ चुकी है, यहां पर ये क्या आ चुकी है, जनन सेल। पराग नली में आने के पश्चात जनन सेल अब एक समसूत्री विभाजन करके 2 जनन कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। एक जनन कोशिका ये और दूसरी जनन कोशिका ये। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक जनन कोशिका थी जिसने किस में प्रवेश किया, परागनली में। और परागनली में प्रवेश करने के पश्चात ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 जनन कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और इन दोनों जनन कोशिकाओं को ही अपने कहते हैं नर युग्मक। ये क्या बन चुके हैं, नर युग्मक। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले नर युग्मक का निर्माण कहां पर होता है, परागनली के भीतर जनन कोशिका के विभाजन से नर युग्मकों का निर्माण होता है। और संख्या में कितने बनते हैं नर युग्मक, 2। ध्यान रखिएगा, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, परागनली में कितने नर युग्मकों का निर्माण होगा, 2। यानी आप कह सकते हो कि एक परागकण से कितने नर युग्मक बनेंगे, 2 नर युग्मक बनेंगे। बन गए नर युग्मक। और यही अपने को पढ़ना था कि पहले नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, नर युग्मकोद्भिद बन गया, उसके पश्चात किसका निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। एक बार फिर से दोबारा देख लो। सबसे पहले अपरिपक्व परागकण एक कोशिकीय होता है, एक केंद्र की होता है, अचल होता है, अगुणित होता है, सब जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो ये कायिक केंद्रक था, इस कायिक केंद्रक ने एक समसूत्री विभाजन किया, और कायिक केंद्रक जैसे समसूत्री विभाजन करता है 2 केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को बोलते हैं कायिक केंद्रक और छोटे केंद्रक को बोलते हैं अपने जनन केंद्रक।
अब दोनों के बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे परागकण की कैसी अवस्था आ जाती है, द्विकोशिकीय अवस्था। द्विकोशिकीय अवस्था आने के पश्चात, और ये द्विकोशिकीय अवस्था तक कहां पर रहता है, परागकोश में रहता है, यानी स्फुटन जो होगा वो द्विकोशिकीय अवस्था के पश्चात ही होगा। यदि हम यहां पर देखें तो जो जनन कोशिका थी जिसका केंद्रक छोटा था, वो जनन कोशिका अपनी भित्ति यानी जनन केंद्रक जो है वो अपनी स्वयं की भित्ति निर्मित कर लेता है, और जब इस जनन केंद्रक की स्वयं की भित्ति बनती है तो बड़ी कोशिका को कहते हैं कायी कोशिका, और छोटी कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। यहां तक ये जनन केंद्रक है, लेकिन अब इसने अपनी स्वयं की भित्ति बना ली है, इसलिए इसको बोलते हैं जनन कोशिका। और इस द्विकोशिकीय अवस्था में हो जाता है स्फुटन, और फिर पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा ये परागकण पहुंच जाता है वर्तिकाग्र पर, और जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है इसको वहां पर पोषण, जल सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है, और जब जल वगैरह सारी चीज उपलब्ध होती है इसको, तब क्या होगा, परागकण की जो भीतरी चोल है, अंतः चोल जो है वो एक नलिका के रूप में वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है, और ये नलिका के रूप में जैसे ही जनन छिद्र से बाहर निकलती है इसको अपने बोलते हैं अंकुरित परागकण, यानी परागकण का अंकुरण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात होगा। और इस अंकुरित परागकण को ही अपने बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, यानी अंकुरित परागकण ही वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होना है। अब क्या होगा, जैसे ये परागनलिका बनेगी, ये जनन कोशिका इस परागनलिका में आ जाएगी, और जनन कोशिका जब परागनलिका में आती है तो एक समसूत्री विभाजन करती है, और उससे फिर दो जनन कोशिकाएं बनती हैं, और इन दोनों जनन कोशिकाओं को ही अपने कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक। इन दोनों जनन कोशिकाओं को अपने क्या कहते हैं, नर युग्मक। तो ये हो चुका है नर युग्मक का निर्माण, यानी आधा पार्ट अपने समाप्त कर लिया है। कहां से चले थे, अपने पुष्प के स्ट्रक्चर से चले थे, फिर अपने शुरू किया था पुंकेसर, और पुंकेसर को पढ़ने का अपने उद्देश्य था नर युग्मक तक पहुंचना। तो अपने परागकोश की स्ट्रक्चर देखी, परागकोश की स्ट्रक्चर के पश्चात आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा, लघु बीजाणु जनन के पश्चात आपने परागकण देखा, परागकण के पश्चात आपने नर युग्मक का निर्माण देखा, यानी अब हम नर युग्मक का निर्माण पढ़ चुके हैं। आगे का अपना टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, स्त्री केसर की स्ट्रक्चर, स्त्री केसर की स्ट्रक्चर के पश्चात बीजांड की स्ट्रक्चर, और बीजांड की स्ट्रक्चर के पश्चात देखेंगे गुरु बीजाणु जनन, और फिर गुरु बीजाणु जनन के पश्चात अपने देखेंगे मादा युग्मक का निर्माण। तो चलिए अब हम देखते हैं मादा युग्मक, किस प्रकार से हम मादा युग्मक तक पहुंचेंगे, वो सारी प्रोसेस यहां पर। तो हमने जिस प्रकार से नर युग्मक तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देखा था पुंकेसर, उसी टाइप से अब हम देखेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर, थोड़ी शाही डाल लेते हैं भाई। तो आप लोग उम्मीद है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू जैसे जैसे वीडियो आते हैं। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं भी वीडियो कितने दिन में आते हैं, तो जैसे ही मैं टॉपिक बनाता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए जैसे समय मिलता है अपलोड कर देता हूँ। आमतौर पर एक दिन छोड़कर अगले दिन वीडियो आ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है घर पर कुछ काम हो जाता है, कोई और भी समस्याएं आ जाती हैं, तो हो सकता है 2 दिन लग जाएं। लेकिन जब टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो लंबा बनाया जाए। तो आप अच्छे तरीके से इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए जिस प्रकार से अपने क्लास में पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से पढ़ते हुए अध्ययन कीजिएगा, और अपने संक्षिप्त नोट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे आप बना रहे होंगे। और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में ज़्यादा आएगा, आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी। तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे मैं कोशिश करता हूं कि आपके वीडियो आगे समय पर और एक निश्चित टाइम पर आए, ये मेरी कोशिश आगे से रहेगी। लेकिन फिर भी समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि टाइम पर आपको वीडियो मिले। लेकिन जैसे जैसे वीडियो मिले आप उन वीडियो को अच्छे तरीके से 1 या 2 बार उनका अध्ययन जरूर कीजिएगा, ताकि जब तक अपने स्कूल खुलें तब तक आप लोगों को जितने पाठ हों वो अच्छे तरीके से आने लगे।
तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या चीज है? सबसे पहले अपने समझते हैं जायांग को। पुष्प का सबसे भीतरी और चौथा चक्र, पुष्प का सबसे भीतरी और चौथा चक्र क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। गाइनोशियम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? गाइनोशियम। और जायांग का प्रत्येक सदस्य अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। इस स्त्री केसर को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? अंडप। जायांग का प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर या अंडप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कार्पल। अब इसके स्ट्रक्चर यदि देखे जाए, स्त्री केसर की स्ट्रक्चर, तो स्त्री केसर किसको कहेंगे? वह जनन भाग जिसमें नर युग्मक निर्मित होंगे उसको बोलेंगे हम स्त्री केसर। इस प्रकार से स्त्री केसर की स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी है। ठीक है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे चित्र उतने ही अच्छे और उतने ही जल्दी बनते चले जाएंगे। स्त्री केसर के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको अपने बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में बोला जाएगा स्टिग्मा। जो इसके नीचे का नलिकानुमा भाग है इसको बोला जाता है वर्तिका, जिसको बोलते हैं स्टाइल। ये वर्तिका जो होती है ये ठोस यानी अंदर से भरी हुई, बिल्कुल ठोस। यदि ठोस होती है तो परागनली विभिन्न रसायन का स्राव करते हुए अपना मार्ग बनाती है, लेकिन कुछ पादपों में ये खोखली भी हो सकती है। तो ठोस भी हो सकती है अंदर से, ये खोखली भी हो सकती है नलिका। और इस नलिका को अपने क्या नाम दिया? वर्तिका या स्टाइल। और इसका जो फूला हुआ भाग है स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण और नीचे का फूला हुआ आधारीय भाग जो है उसको अपने बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय या ओवरी स्त्री केसर का आधारीय और फूला हुआ भाग होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्तिका या स्टिग्मा। वर्तिका का ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। नाम देखो, वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अग्र हिस्सा जो कि फूला हुआ होता है। काम क्या करता है? ये परागण की क्रिया के दौरान, पॉलिनेशन की क्रिया के दौरान परागकणों के अवतरण स्थल के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। यानी हवा में उड़ते हुए या कीटों की सहायता से जो परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं वो सबसे पहले कहां पर आएंगे? वर्तिकाग्र पर आएंगे, स्टिग्मा पर आएंगे। और आपको बता दें ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जो होता है ये चिपचिपा होता है। कैसा हिस्सा होता है ये? चिपचिपा। चिपचिपा होने से क्या होगा? जो परागकण यहां पर आकर गिरेगा वो यहीं पर चिपक जाएगा। जो परागकण अवतरित होगा प्लेटफॉर्म के रूप में यहां पर आएगा वो यहीं पर चिपक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वर्तिकाग्र का काम क्या है? परागण की क्रिया के दौरान परागकणों हेतु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना, अवतरण स्थल के रूप में कार्य करना। यहां पर परागकण कितने अवस्था में पहुंचता है? 2 कोशिका अवस्था में पहुंचता है। एक कायी कोशिका होती है, दूसरी कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका। और फिर यहां पर जब उसे पोषण मिलता है तब पराग नलिका के रूप में इसका अंकुरण होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात वो किस में बदलेगा? नर युग्मकोद्भिद में बदलेगा, अर्थात उसके पश्चात इसका क्या होगा? अंकुरण होगा। वर्तिका एक नलिकानुमा भाग है जो ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। और ये काम क्या करता है? ये परागनली को अंडाशय की ओर पहुंचने में मदद करता है। यह नलिका वो मार्ग है जहां से परागनली होते हुए कहां पर पहुंचेगी? अंडाशय में पहुंचेगी। और अंडाशय में अंडाशय को हमने सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। क्यों? क्योंकि इसी के भीतर पाए जाते हैं बीजांड। इसी के भीतर क्या उपस्थित रहते हैं? बीजांड उपस्थित रहते हैं। अंडाशय के भीतर क्या पाए जाते हैं? बीजांड। अब कोई पूछे कि कितने बीजांड पाए जाते हैं, तो किसी फल में जितने बीज होते हैं उस पादप के
अंडाशय में उतने ही बीजांड होते हैं। आपको पता है बीजांड ही निषेचन के पश्चात किस में बदलता है? बीज में बदलता है। एक बीजांड से एक बीज बनता है, तो किसी फल में जितने बीज उतने उसके अंदर क्या मिलेंगे? बीजांड मिलेंगे। यदि अपने बीजांड को बाहर निकालकर जूम करके इसको देखें कि बीजांड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसा दिखाई देता है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल सिंपल सी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना फालतू। अब यदि अपने बीजांड की स्ट्रक्चर देखें, स्त्री केसर में सबसे महत्वपूर्ण भाग अंडाशय, अंडाशय में सबसे महत्वपूर्ण बीजांड, और बीजांड में सबसे महत्वपूर्ण होगा उसका भ्रूणकोश, और वहीं पर बनेगा अपना मादा युग्म। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुंकेसर में परागकोश सबसे महत्वपूर्ण था, परागकोश में अपन देख रहे थे लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी में बने थे परागकण, और परागकण में बने थे ये नर युग्मक। ठीक उसी प्रकार से है। तो अपने यदि देखें बीजांड की स्ट्रक्चर, बीजांड को कहा जाता है ओव्यूल की संरचना। यदि अपने बीजांड की स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसी होगी? इस प्रकार से। मेरे साथ साथ बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप बनाने का अभ्यास कर सकते हो, और जितना अभ्यास करोगे उतना कम है। सबसे पहले इस प्रकार से बना दोगे, फिर यहां से इसकी एक आवरण बना दोगे, एक एक आवरण बन गया, एक आवरण इधर बन गया, एक आवरण इधर बन गया। अब इसका दूसरा आवरण बना दोगे आप इस प्रकार से, इधर भी इसका आप दूसरा आवरण बना दोगे। कितने आवरण बन गए? 2 आवरण, ये बाह्य आवरण और ये अंतः आवरण। तो आपको पता चल गया बीजांड कितने आवरण युक्त स्ट्रक्चर है? 2 आवरण युक्त स्ट्रक्चर है। इसलिए तो बीज में कितने आवरण होते हैं? 2, बाह्य चोल और अंतःचोल। बीज में भी 2 होते हैं, क्योंकि बीजांड में 2 आवरण है, बाह्य आवरण और भीतरी आवरण। बीजांड के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो इसका एक गोलाकार भाग होता है, ये इसको बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था? बीजांड काय। इसमें मर्दूतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनके भीतर की ओर एक और गोलाकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, इसको बोला जाता है भ्रूणकोश। इसको क्या बोला जाता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बाहर की ओर ये क्या है? चारों तरफ इसके मर्दूतकीय कोशिकाएं। ये भीतर कौन है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होंगी, इनको बोला जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। इसको बोला जाता है द्विध्रुवीय कोशिका। 2 कोशिकाएं, इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय कोशिका। और इसके भीतर की ओर 3, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होंगी, जिसको बोलेंगे अंड समुच्चय कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिव्यासांत सेल्स। इनको क्या बोलेंगे? अंड समुच्चय सेल्स। और इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय कोशिका, द्विध्रुवीय सेल्स। भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर आप जब भ्रूणकोश का परिवर्तन पढ़ोगे वहां पर आपको फिर से देखने को मिलेगी। यहां जो ये बीजांड काय है, सॉरी ये क्या है? बीजांड है। ये सारा क्या है? बीजांड। ये जो डंठलनुमा व्रंतनुमा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बीजांड व्रंत। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड व्रंत। ये बीजांड है, ये बीजांड व्रंत है, और दोनों के जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? हाइलम। बीजांड और बीजांड व्रंत के जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? हाइलम। यहां
अंड समुच्चय कोशिकाओं के नीचे जो छिद्रनुमा भाग दिखाई देगा बीजांड का, इस एरिया को बोला जाता है द्वार। कौन सा द्वार? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। बीजांड का शीर्ष किसको माना जाता है? बीजांड द्वार को माना जाता है। बीजांड द्वार यानी इसके शीर्ष के नीचे की ओर जो आधारीय भाग है, ये क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है निभाग। इसको क्या कहा जाता है? निभाग। हाइलम के यहां पर एक कठोर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बीजांड वृंत से ऊपर, हाइलम से थोड़ा सा ऊपर और निभाग से यहां पर नीचे, यानी इस ओर ये एक कठोर संरचना होती है जिसको कहा जाता है रैफे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई जी बीजांड की। कितने आवरण है बीजांड में? 2 आवरण है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। इसके भीतर के और मर्दूत के कोशिकाओं वाला क्षेत्र कौन हो गया? बीजांडकाय। बीजांडकाय के भीतर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, बीच में द्विध्रुवीय कोशिका, नीचे की ओर अंड समुच्चय कोशिका। यानी भ्रूणकोश कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय होता है। 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में। टोटल कितनी सेल होगी? 7 कोशिकाएं होगी। और अंड समुच्चय कोशिका में जो ये ऊपर की ओर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये होती है मादा युग्मक। ये हम परिवर्धन के दौरान भी देखेंगे। ये है मादा युग्मक। इस तक अपने को पहुंचना है। ये डंठलनुमा भाग बीजांड वृंत हो गया, जो कि बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। बीजांड वृंत का काम क्या होगा? वृंत का काम तो वही होता है सभी में, बीजांड को अंडाशय से जोड़ना। इसके ऊपर का, ये नीचे का भाग बीजांड द्वार और ऊपर ये आधारीय भाग कौन सा हो जाएगा? निभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हो गई अपनी बीजांड की। इसके पश्चात बीजांड कितने प्रकार के हो सकते हैं? इसके अलावा गुरु बीजाणु जनन, भ्रूणकोश का परिवर्धन और मादा युग्मक का निर्माण, ये अपने देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।